मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जंग हो, खेल हो या फिर सियासत हो, आपकी कामयाबी और नाकामी का 50% फैसला आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है। आप जब उतरे हुए चेहरे या शदीद गुस्से के आलम में मैदान में उतरते हैं तो आप आधी जंग हार जाते हैं। इमरान खान इस वक्त वजीर आजम हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों जेल में हैं, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान गुस्से में, जबकि मुजरिम कह लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कल कौम से खिताब किया। कौम को खिताब के दौरान इमरान खान के चेहरे पर शदीद गुस्सा भी नजर आया, नफरत भी नजर आई, बेबसी भी नजर आई, बेचारगी भी मिली, शिकवा भी दिखाई दिया और अपील भी नजर आई। वज़ीर आज़म बेशक वज़ीर आज़म है, लेकिन कल की तकरीर में इनकी बॉडी लैंग्वेज इनके ओहदे का साथ नहीं दे रही थी। ये घबराए हुए और गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जबकि इनके मुकाबले में वो लोग जो जेल में हैं वो दोनों खुश हैं। आप आसिफ अली जरदारी की कल की बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट देख लीजिए। मियां नवाज शरीफ भी 7 मई को जेल वापस जाते हुए मुतमईन नजर आ रहे थे। हत्ता कि हमजा शहबाज भी शेर पढ़कर जेल चले गए और मियां शहबाज शरीफ के एतमाद में भी जमानत के बाद इजाफा हो गया था। यह फर्क क्यों है? जीतने वाले हारे हुए और हारे हुए जीतने वाले क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि वज़ीर आज़म ने तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म की निगरानी में हाई पावर्ड कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये 24,000 अरब रुपया 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कर्जा कैसे चढ़ाया। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जब मैं असेंबली में जाता हूँ, बदतमीजी करते हैं, शोर मचाते हैं। मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके ये जो चाहते हैं, मैं एनआरओ नहीं इनको दे रहा। अल्लाह ने पाकिस्तान में वो काम किया जो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था पाकिस्तान में, कि बड़े बड़े बुर्ज जो आज जेलों के अंदर है, कुछ सोच भी नहीं सकता था। ये है तब्दीली। अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो। अब मेरे ऊपर से वो प्रेशर होता है। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं आज इंशाल्लाह आपको कह रहा हूँ, याद रखना, ये एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। यह कमीशन कैसे बनेगा, इसे कौन तस्लीम करेगा और क्या माजी के बरक से इसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी और इस पर अमल दरामद भी होगा, हम यह भी डिस्कस करेंगे। और एहतसाब सिर्फ पिछले 10 बरस का क्यों? क्या इससे पहले मुल्क नहीं लूटा गया था? और अगर इशू एनआरओ है तो दोनों एनआरओ जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिए थे, आप वो बाब क्यों नहीं खोल रहे? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया, वज़ीर आज़म के मामले खसूसियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और फैसलाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी मंजूर साहब, वज़ीर आज़म का यह कहना है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो चुका है, इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, जो कुछ वो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया, अब उन्होंने आपको नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल कल जो परसों, अब ये नहीं पता दोनों में से कौन ठीक है कौन गलत है। परसों वजीर खजाना का कल हेडलाइन थी जंग की कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है। ये मुशीर खजाना, जिसको ये बड़ी मिन्नतों से लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं और वजीर आजम फरमा रहे हैं कि अब टेक ऑफ करने वाला है। अब पता नहीं किधर टेक ऑफ करने लगा, बल्कि उनका ये कहना है कि रियासत मदीना के लिए बजट की तरफ वो टेक ऑफ करने वाला है। ये इतना बड़ा तजाद, कोई एक इशारिया जो है, असल में वो अगर हम उनकी तकरीर पे सिर्फ बात करें तो मैं तो एक ऑफर उनको कर रहा हूँ कि एक नहीं 2 कमीशन बना दे। एक वो अपनी निगरानी में बना ले, एक अपोजिशन की निगरानी में बना ले। वो अपोजिशन की निगरानी वाला इनके देख ले
और ये हमारे देख लें। नहीं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? इनकी तो गवर्नमेंट ही अभी आई है ना जी, इनके खिलाफ तो 5 साल बाद बनेगा ना। 5 साल उधर भी रही, 5 टाइम्स ज्यादा इन्होंने कर्जा बढ़ाया है वहां पे, 5 गुना। अच्छा, आप ये चाहते हैं वैसे? और वहां पे मेरी बात सुन लेना, पहली तो बात यही है कि सारे इदारे वजीर आजम के मतहत है, वो तवज्जो हटाना चाहते थे बजट से। और मैं ईमानदारी से चॉइस साहब ये समझ रहा था, क्योंकि मैंने आपको आप उस वक्त सहाफत में जुनैजो साहब के दौर में बजट वापस हुआ था, तो मेरा ख्याल था कि चूंकि बजट के ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन आया है, हर तबके ने कर दिया ना, मुलाजमीन ने, मजदूरों ने, किसानों ने, एक्सपोर्टर्स ने, सरमायादारों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, तो मेरा ख्याल था कि ये रात के 12 बजे आकर ये कहेंगे कि ये बिल्कुल मैं वापस लेता हूं, ये टैक्सेस, ये भरमार हो गए, आम आदमी का आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, वो हर चीज महंगी होगी ना। तो वो मेरा ख्याल था कि वो उन्होंने वापस लिए थे, आपको याद होगा 87 के अंदर गालबन। सिर्फ एक ही वाकया हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि उन्होंने बजट वापस, गवर्नमेंट को। और मैं ये समझ रहा था कि रात को ये आवाम का दर्द जगाएंगे और उसको, और वो आकर वही जो पुराना काम कर रहे हैं, धमकियां देने वाला वो शुरू कर दिया। वैसे तो ये एक फैक्ट है कि 6000 से कर्जे जो 30,000 अरब तक पहुंचे हैं। तहकीकात तो आज जो इनका है, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से जो कायरा साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, टोटल कर्जों का जो हजम ये कह रहे हैं, इनका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, वो तो पहली बात ये है कि इनके लोग ज्यादती कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, कि उनको गलत फिगर्स दे रहे हैं। वो 23,900 पता नहीं कितने का टोटल जो डाटा है इस वक्त का, वो ये है, और उसमें जो 67% ये दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट जो थी, वो हमारे दौर में 60 पॉइंट कुछ परसेंट था, जो उस वक्त के जो टोटल रेवेन्यू था जो हम इकट्ठा करते थे, और उसके दौर में 61% कुछ है, ये 67% पे चले गए। लेकिन सवाल ये है कि ये कर्जे क्या नून लीग की हुकूमत ने आखिरी दिन में लिए था? हमारा तो सादा सवाल है, हफीज शेख साहब को गिरफ्तार कर लें और उनसे पूछ लें कि कर्जे कितने आए थे और कहां गए, वो बता देंगे। अच्छा, नहीं, सारे कमीशन बनेगा तो सर वो सारे उनको गिरफ्तार कर लेना, अभी जाएगा ना, पहले शुरू पूछा जाएगा ना कर्जे कहां से आए, किधर उनसे कर लेना, कहां लगे, कौन सी कंपनी गई। यार ये सेक्रेटरी खजाना के पास सारा रिकॉर्ड है, अप्रूव करवाया था, कंपनियां किसने हायर की थी, सर क्या होगा? सेक्रेटरी खजाना के पास रिकॉर्ड है, जो 5 टाइम्स केपीके के अंदर बढ़े हैं 5 सालों के अंदर, जब इन्होंने एएनपी से हायर की, तो वो उस पर भी बने ना। फिर ये 18 जो जाली अकाउंट्स हैं इलेक्शन में, आज अकबर एस बाबर ने अभी किया है, उस पे भी बने, अलीमा खान साहब पे भी बने, जहांगीर खान तरीन साहब पे भी बने, परवेज खटक साहब पे भी, महमूद खान पे भी, और वहां पे खैबर बैंक पे भी, वहां पे जितनी बीआरटी 8 अरब में बनी थी। आप ये चाहते हैं कि साहब को पकड़ के इंक्वायरी कर ली जाए, काम कोई ना करे इस मुल्क में। वैसे डॉक्टर साहब ये करना क्या चाहते हैं आप? सर कोई कंफ्यूजन है? कोई बेनतहा? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं समझता हूं कि आप अगर चाहें तो एक्सप्रेस पे पोल करवा लें, आवाम से राय ले लें, क्या नहीं होना चाहिए ऑडिट। 6000 अरब रुपए के कर्जे लिए जाते हैं तकरीबन 60 साल में, चौधरी साहब, तकरीबन 60 साल में 6000 और 10 सालों में 24,000। आखिरकार ये पैसा गया कहाँ है? सर 6000 से पीछे चले जाए ना, मैं आपसे जब कर्जा जीरो था सर। चौधरी साहब ईमानदारी से आपने स्टेटमेंट देनी है। आप समझते हैं कि ये 24,000 अरब के कर्जे लेके पिछले 10 सालों में आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क है इस मुल्क में? क्या सिंध में गुर्बत कम हो गई है? क्या पंजाब में गुर्बत कम हो गई है? क्या पंजाब के अस्पतालों के हालात ठीक हो गए हैं? क्या तलीम का निजाम ठीक हो गया? 24,000 अरब की हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर इन्होंने लूटमार नहीं की, इन्होंने कोई करप्शन नहीं तो की, आप क्यों रहे हैं? वो जो कर्जे इन्होंने लिए हैं वो इनके अपने अकाउंट में, प्रोजेक्ट्स की आड़ में, वो स्टेट के अकाउंट में आते हैं भाई। सर सुन तो लेना, मेरी पूरी बात सुन ले। वो प्रोजेक्ट्स कहेंगे ना, प्रोजेक्ट्स हुए, फिर वो जो प्रोजेक्ट्स हुए, प्रोजेक्ट जो मामला है PC1 होता है, जो कुछ भी है, जो हिसाब मसला नहीं है, फिर वो सारा कुछ खुल जाएगा ना। वो फिर देखेंगे, फिर वो टेंडर्स वाला, कुल्फी वाला, कहां से पैसे किधर गए हैं। मकसद यह है कि अगर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर घबरा क्यों रहे हैं ये? अच्छा, वैसे कितने लोगों को आप जेल में डालना चाहते हैं? घबरा हमने क्यों डालना है चौधरी साहब? हम तो चले गए। हर वो शख्स जिसने लूटमार किया है, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात हो रही है, कोई 3-4 लोगों की बात नहीं हो रही। जब वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, तो ये क्यों घबरा जाते हैं? ये खुद ही मान लेते हैं कि शायद हम चोर हैं, हम डाकू हैं। वजीर आजम इमरान खान हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। दूसरी बात देखें कि 90 की राइट में देख लेते हैं, आसफ अली जरदारी साहब को जेल में डालने वाले कौन थे करप्शन के इल्जामात पे? मियां नवाशी साहब भी थे ना। इनकी हुकूमतें जाती रही हैं करप्शन के ऊपर कि इन्होंने लूटमार की है। अब आप छोड़ेंगे नहीं किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने क्या नहीं छोड़ना, ये वो कैबिनेट में ही शामिल क्यों ना हो।
जो भी है चोई साहब, जिसने भी इस मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान ना किसी वजीर मशीर है, मैंने किसी की सरपरस्ती नहीं करेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। तलाल साहब, मसला ये है कि सर ये कभी ना कभी तो एहतसाब होना था, अब ये एहतसाब हो रहा है, छोड़ेंगे किसी को नहीं गवर्नमेंट जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉइस साहब बेशक ना छोड़ें, आवाज आ रही है जी, बेशक ना छोड़ें, नून लीग आ रही सर, आ रही। पीपल्स पार्टी को ना छोड़ें, अपोजिशन को ना छोड़ें, हम सबको अंदर जेलों में बंद कर दें, हमारा जो इन्होंने काल कोठरियों में बंद कर दें, खुदा का वास्ता है 20-22 करोड़ लोगों को छोड़ दें, उन शरीफ खानदानों को छोड़ दें जो अपनी रोजी कमाया करते थे और आज परेशान है। वो बिजली और गैस के बिल लिए जो मेरा मतलब फिर रहे हैं, जो ये नींबू लेने के लिए लाइनों में खड़े थे, जो चीनी लेने के लिए रोजेदार 300-300 आदमी की लाइन में खड़े थे, उनको खुदा की कसम माफ कर दें और इस पाकिस्तान को माफ कर दें। ये इनके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सबसे भयानक तजर्बा जो हुआ है वो तब्दीली का इस्तीफा दे के घर चले जाएं या गवर्नमेंट आपके हवाले कर दे, क्या करें सर? ये देखिए, गुजारिश है कि एक तो पहले तब्दीली लाने वाले, तब्दीली का नारा लगाने वाले शौक पूरा कर लें, और जिस तरह का शौक अब लोगों के साथ जो, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ जो हो रहा है, हमें खौफ ये है कि ये कहीं इतना ना गिरा दें कि कोई उठा ना सके। मैं बड़ा सीरियसली आपको ये बात कह रहा हूं। और ये जो मुशीर खजाना उनके कह रहे हैं, ये पता नहीं वो अपने वजीर आजम को बताते हैं कि नहीं बताते कि भाई हालत ये है और तुम पता नहीं किस कौन सी दवाई खा लेते हो, और तुम मेरा मतलब अब ऐसी बातें करते हो, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा, मैं मार दूंगा, मैं खा जाऊंगा। और मेरे भाई, कमीशन बनाने से पहले पाकिस्तान की तारीख में बड़े कमीशन बने हैं, पहले उसके रिजल्ट जो है वो कौम को बता दो, पहले उसके वो रिजल्ट, फिर इस कमीशन को भी बना लेना। और मैं आपके सामने ये दावे से कह रहा हूं, आपने अपने दौर में कमीशन बनाए थे सर, आपने वो रिजल्ट नहीं दिए लोगों को आज तक। दूसरा ये फरमाइए सर, 14,000 करोड़ रुपया कर्जा बढ़ा है आपके दौर में, तो उसका हिसाब तो किसी ने लेना है ना सर। देखे, बिल्कुल हिसाब ले, गलती हमने बड़ी की है जी, कौम को अंधेरों से निकाल दिया, 12-14 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर दी, सीपैक ले आए, मोटरवेज बना दी हमने, और बहुत सारे ऐसे, मेरा मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दुनिया कह रही थी टेक ऑफ कर गई, हम उसको 6 जीडीपी पर ले गए, हमने सब कुछ देखे ना, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन थी, पाकिस्तान के ऑल टाइम हाई रिजर्व थे, हमने देखे ना ये गलती की है, और हमें इस गलती के एहसास की वजह से और इसी गलती की वजह से जेलों में बंद है। बाकी रही बात, इन्होंने तो ये करना है, जो मर्जी ऑडिट करें, जो मर्जी कमीशन बनाए, मगर मैं चॉइस साहब ये आपको ये चैलेंज से कह रहा हूं, पैसे कहां जाते हैं, किस हेड में जाते हैं, और उसका ऑडिट ये करवाएं। ये इस काबिल नहीं है कि ये बता सके कौम को कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में पैसा जाता कहां रहा है, और उसका ऑडिट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। दावे करने बड़े आसान है, कराएं ऑडिट। सर वो उन्होंने बताया कि वो पापड़ वाले के अकाउंट में चले गए और उसके अकाउंट में चले गए और यहाँ से बाहर गए, बाहर से वापस आ गए। सर उन्होंने बता दिया आपको, अब अभी तक आपको पता नहीं चला सर कहां के पैसे सारे। चाहे साहब, ये लाखों करोड़ों की बातें हैं, हजारों अरब कहां गए हैं, ये कौम, अगर कौम को भी पता चल जाए तो मेरा ख्याल है हम इस बहस में पढ़ नहीं रहे। हम कौम को ये निकाल कर अगर बताना शुरू हो गए तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी। पहले ही पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की क्या हाल है, अफसरान शहीद हो रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी की हालत यह है कि हम मोदी को रोज सुबह या टेलीफोन करते हैं या खत लिखते हैं, वो हमारी तरफ मुंह करना मुनासिब नहीं समझता, और उसको वो जहाज गुजारना इधर से मुनासिब नहीं समझता। और हम फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, बजट की हालत आप देख ले, 1.5 दिन से मैं बैठा हूं कि इसमें से कोई अच्छी चीज निकाल दूं, मेरे से तो नहीं निकली। इस हालत में कौम को किसी शोभदाबाजी तो करनी है, कोई ना कोई टोपी ड्रामा। तलाल साहब, एक चीज अच्छी है जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छी बात है कि इस बजट में नौजवानों के लिए 100 अरब रुपया रखा गया। सर ये बहुत अच्छी बात है, नौजवान इंपावर होंगे, वो काम करेंगे, उनको कर्जे दिए जाएंगे तो मुल्क टेक ऑफ करेगा, और वो ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनकी वजारत है जो चलाएगी उसको। ये मेरा ख्याल है डार साहब खुद बड़े परेशान है। एक बिना मतलब डार साहब को खुद अंदाजा है,
और डार साहब भी मेरा ख्याल है उनको घर अंदर मशवरा देते होंगे कि खान साहब गली मोहल्लों में बहुत सूरत हाल बुरी सूरत हाल है। और डार साहब तो पहले बड़े तंग हैं जब से फरदौस आशिक को लगाया है, ये तो पहले एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान से कि ये आपने क्या कर दिया है। तो डार साहब खूब बड़े अंदाज आप साथ रहे, डार साहब से पूछ लेते। डार साहब आपका वैसे ख्याल ये है कि सुनहरी दौर शुरू हो रहा है पाकिस्तान का, और एक रुकिएगा सर तलाल साहब, एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और उसमें आप ये पूरा हिसाब कर लेंगे। दूसरी तरफ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी, दोनों का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब लंदन भाग जाएंगे। देखिए, कौन लंदन भाग गया था अपने कारकुनों को छोड़ के, 10 साल का मुआहदा करके आधी रात के अंधेरे में बुअर्ची तक साथ ले गए थे? किस लीडर के बच्चे आज भी हसन और हुसैन लंदन में हैं, कहते हैं हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? किसके नहीं है डार साहब, ये भी सोचो। जो बात कर रहे हैं मैं उनको याद दिला रहा हूं। अपोजिशन की बात तो अपोजिशन वाले कर रहे हैं ना, इनकी बात इमरान खान कहीं भागने वाला नहीं, भगा के इंशाल्लाह ताला मारेगा सबको जिसने इस मुल्क को लूटा है। अगर ये समझते हैं इन्होंने लूटा, फिर इनको परेशान होना चाहिए। और अगर वैसे ये फरमाइए सर, ये जिन लोगों ने 6,000 से 16,000 अरब रुपए पे पहुंचाया था, उनका हिसाब होना चाहिए ना? जरूर होना तो चाहिए। अभी शेख साहब को तो सबसे पहले आपको बुलाना पड़ेगा। जो कमीशन बनने जा रहा है, जिसका नाम आएगा उस सब का तो वो गिरफ्तार करवाएंगे हफीज शेख साहब को? देखिए, ये तो अब फैसला आने वाला वक्त करेगा ना गिरफ्तार किसने होना है। लेकिन मैं अपने अपोजिशन के दोस्तों को बताता चलूं, इंक्वायरी होगी ना चौधरी साहब, इंक्वायरी में बुलाया जाएगा ना। कहते हैं ना, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, लोगों में नहीं जाते। इमरान खान को कह रहे होंगे गली मोहल्लों में। ये जो एहतसाब की एक लहर इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में अवाम देख रहे हैं, ये तरीही मनाजर हैं। ये एहतसाब का वादा किया था इमरान खान ने इस कौम के साथ, जो आज लोगों को हकीकत देखिए ना, अब आपको बुलाना पड़ेगा सर, परवेज इलाही साहब को बुलाना पड़ेगा, आपको हफीज शेख साहब को बुलाना पड़ेगा, आपको सोमरो साहब को बुलाना पड़ेगा, आपको फरोग नसीम साहब को बुलाना पड़ेगा, आपको फहमीदा मिर्जा साहबा को बुलाना पड़ेगा। सबको बुलवा लेंगे आप कमीशन के सामने? फिरदौस बीबी, आपको फिरदौस आशिक अवान साहबा को बुलाना पड़ेगा। पहले मुझे क्लियर करने दें, ये देखें, एहतसाब नहीं होने जा रहा, ये ऑडिट होने जा रहा है 24,000 अरब का ना। एहतसाब तो आपकी नैब कर रही है, जिसको ये कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, बनाने वाले भी यही हैं। आज वही नैब बनाने वाले तो कैबिनेट के लोग थे ना भाई। एहतसाब कमीशन वो जो बाहर से पैसा आया, इन्हीं तंजीम किया था। मुशर्रफ के निजाम को एंडोर्स कर दिया ना दोनों ने। चार्टर ऑफ करप्शन जो इन्होंने किया था, उसमें तो एहतसाब कमीशन का इन्होंने बकायदा एक दूसरे ये फरमाई, इन्होंने एनआरओ लेके गलती की थी, ज्यादती की थी ना, मुल्क के साथ जुल्म किया ना इन्होंने, दोनों पार्टीज ने जुल्म किया। क्यों नहीं, अपने वर्कर्स के साथ किया। और ये एनआरओ दिया था जनरल मुशर्रफ साहब ने, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया ना। तो आप सर इस जो इंक्वायरी कमीशन है उसको 10 साल तक क्यों रखा हुआ है आपने? उसको 15 साल तक, 20 साल तक लेके जाएं ताकि एनआरओ तक तो पहुंचे आप। अगर हमने वाकई ही कोई संजीदा ऑडिट करना है, उसको 5 साल 10 साल में होने दें, पिछली बारी भी आ जाएगी। जब कुछ नहीं करना ना, तो फिर सारे शुरू हो जाते हैं जी 85 से शुरू हो जाए। 85 से शुरू होने का मतलब कि इस मुल्क में कुछ नहीं होना है। हमारे 10 माह भी डाल लें, ये मौजूदा 10 माह भी डाल लें, ताकि कौम को पता डालना तो आप है ना भाई। ना, मैं तो कहता हूं डलने चाहिए। वो इसलिए डलने चाहिए कि मेरे वजीर आजम ने जो जाती सूबों को भी शामिल करें उसके अंदर। देखिए, बात समझने वाली है। एक तरफ वो वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ की तरह, जिसने अवाम का टैक्स का पैसा 77 करोड़ रुपए लगाए अपने घर की दीवार पर रावण माइल खड़ी करने के लिए। 28 करोड़ रुपए का मियां नवाज शरीफ साहब ने इलाज कराया है। दूसरी तरफ बेटा उनका 900 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं किया। और दूसरी तरफ इमरान खान है, मैं समझता हूं कौन को पता होना चाहिए, जिसने अपने घर के बाहर सड़क वजीर आजम होते हुए अपनी जेब से बनवाई है। घर पूरे की फेंस आप एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अभी ये पूछेंगे आपसे वो पैसे कहां से आए उनके पास? बात सुन, जो टैक्स के जराए हैं वो लेने हैं। बात ये है कि अपनी पॉकेट से जो इन्होंने मौज मस्ती की है, वो अवाम के सामने लेके आएंगे। जय साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि जो मकसद था इमरान खान का रात को वजीर आजम का, जो जैसे भी हैं, वो उसमें कामयाब हो गए। वो चाहते थे कि ये बजट पे बहस ना हो, मैं बहस को डाइवर्ट करके किसी और तरफ ले जाऊं। कोई कमीशन नहीं बनेगा। मैं यहां पे ये आपको बता दूं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि एक प्राइम मिनिस्टीरियल कमीशन बनेगा। जुडिशियल कमीशन तो सुन रहे थे 72 साल में पहली बार, 72 साल में पहली बार प्राइम मिनिस्टर खुद वो सारे कौन बनाएगा, कैसे होंगे और उसको तस्लीम कौन? ये कोई शहनशाह मुअज़्ज़म है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये बनाएं, और जो ये कर रहे हैं उसमें ये खुद गिरने वाले। मुझे ये बताएं कि सारे इशारे माइनस में चले गए हैं। बहस तो उस पे होनी चाहिए ना कि टारगेट बजट तो जो नून लीग का था उसको आकर इन्होंने रिवाइज कर दिया था।
ये रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर सके। कहते थे कि हम आएंगे तो ईमानदार की आदत आएगी, लोग लाइनों में लगकर टैक्स देंगे, 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। ये कहते थे कि हम आएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, बाहर से डॉलरों की बारिश हो जाएगी, कमी आ गई है। एक्सपोर्ट्स में 1.9% कमी आ गई है। जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ उसकी जो ग्रोथ है 0.78% है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इन्होंने डाल के जालसाजी की है वो की है, ग्रोथ दिखा दी किसमें, लाइफ स्टॉक में। जो एग्रीकल्चर की सारी बड़ी फसलें हैं वो माइनस में चली गई। अब ये सारे का सारा बजाय इसके कि इस पे बहस होती, आम आदमी को मार दिया है, 1500 अरब रुपए के आपने टैक्स लगा दिए हैं, गैस फिर महंगी कर दी है, इसमें इसके अंदर उस पर टैरिफ लगा दिए हैं, जो बिजली है उसको मजीद आप महंगा करने जा रहे हैं, जो आटा चीनी घी आम आदमी के 80% उसमें चला जाता है, उसको आपने कत्ल कर दिया है। और आप रात को डाइवर्जन लगाकर समझते हैं कि जिस बंदे की जेब कट गई है वो इन जाली बातों पे वो यकीन करके बैठ जाएगा, एक आध दिन कर लेगा, एक आध दिन ये बहस हो जाएगी, फिर सामने उसके जो उसके मसाइल हैं वो खड़े होंगे। आज तक जितने पाकिस्तान के सर्वे हुए उसमें सबसे पहला मसला महंगाई रहा है, और आज अगर इतने ज्यादा महंगाई में आम आदमी को मार दिया है, इस कैमरामैन की जेब कट गई है, जो ये तनख्वाह लेता था उसमें 35 से 40% और महंगाई होगी, इसकी 2 तनख्वाहें आपने साल की खा ली। ये कैसे 25% महंगाई थी इनकी, रिकॉर्ड है। हमें चैलेंज करता हूं कोई साहब, हाँ मैं चैलेंज बात तो सुन लेना और डॉक्टर साहब बात सुन ले, हमने बात सुन लेना, बात सुन ले, हमने 14% महंगाई पे ली थी वहां पे। उससे पहले मुशर्रफ के दौर में हमने कभी सर्कुलर डेट का नाम नहीं सुना था, पहली बार आया था। और उसके 8 अरब डॉलर उसके रीशेड्यूल हुए थे, आपको याद है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तलाल साहब ये फरमाइए सर, ये जो मरियम साहबा का आज कहना है कि इमरान खान साहब लंदन भाग जाएंगे, सर वो किस बेस पे भाग जाएंगे भाई? वो तो पूरे पाकिस्तान को रीशेप कर रहे हैं इस वक्त, वो एक कमीशन बना रहे हैं जो पाकिस्तान में कभी बना ही नहीं, और वो उनका कहना है कि मुस्तहकम हो गया पाकिस्तान, और आपका ख्याल ये कि वो भाग जाएंगे इधर से? मुझे नहीं समझ आती, मतलब कि वो कहाँ रहते हैं, वो किन से मिलते हैं, वो कौन उनको ये चीजें बताता है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान बड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है। पता नहीं यार, मेरा ख्याल है मोदी उनका फोन नहीं उठाता, अफसरान हमारे शहीद हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी जो खत्म हो गई थी वो पाकिस्तान में लौट आई है, लोगों पे ये हुकूमत गोलियां चला रही है इस वक्त, और तो और छोटे जो पाकिस्तान के वो जज साहबान है वो भी इनसे महफूज नहीं है, उनके खिलाफ भी ये मेरा मतलब जो दिल कहे, क्योंकि वो भी रुकावट है। तो ये पाकिस्तान में कौन कहता है बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है? किसी गरीब आदमी के पास जाए किसी गली मोहल्ले में, चॉइस साहब आप प्रोग्राम करें, और आपका प्रोग्राम आप किसी दिन हम सारे पैनलिस्ट को ना बताएं, इन लोगों को देखें, वो पूछें उनसे कि उनके पिछले 10 महीने में उनकी हालत क्या हो गई है, और उसके बाद बजट के बाद आप पूछें कि लोगों की जो उम्मीद थी रही सही वो भी खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है ये खान साहब को भगाने वाले भगा देंगे, क्योंकि ये तो मुद्दा जिसके हाथ में आ गया, और इसके ये तो 2 घंटे किसी पुलिस स्टेशन रहा तो इसने एक एक बात बता देनी है कि धरने पे मुझे कौन लेके आया था, मैं फलाना काम किसके कहने पे किया है, फलाना किसके कहने पे किया है, मेरे रिजल्ट किसने बदलवाए हैं, मुझे वजीर आजम किसने बनाया है। तो इस तरह के मुद्दे को गायब भी करना मुनासिब होता है, जैसे मुशर्रफ को गायब किया हुआ है। ठीक हो गया। वैसे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी कल वजीर आज़म साहब की, वो बड़ी हार्श थी, ऐसे जैसे शदीद गुस्से में है, तो प्राइम मिनिस्टर को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके मुकाबले में जिन लोगों को आपने जेल में डाला है वो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, कहके लगा रहे हैं। साहब इसलिए रहे हैं कि इस मुल्क की जो तबाही है, जो मुआशरत की बदहाली है, उसके जिम्मेदार हैं, और वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है। कोई भी कितना अच्छा बजट दिया सर आपने, कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत खुश होना चाहिए था उस पर। बजट पे तो उन्होंने बात किया, उस पर भी माना चाह नहीं, वैसे खुशी होनी चाहिए, कल तो गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए था, तो आप शदीद गुस्से में थे। चौधरी साहब, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है, उसको ये सारे देख के जो चीजें सामने आ रही हैं कौम के, जिस तरह के कर्जे चढ़ाए गए हैं, जिस तरह कल तो सामने नहीं आए ना सर, ये तो 10 माह से आप कह रहे हैं ना, कल तो आपने एक बड़ा सुनहरी बजट पेश किया,
लेकिन तो आपको तो जश्न मनाना चाहिए था इन कल। दोनों जमातों ने मिलके पिछले 10 माह में नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि मुईशत तबाह बर्बाद, जैसे चोई साहब कह रहे थे खुदा ना आस्ता जी पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा, ये वो। तो मैं नहीं ये कह रहा, जिस आपका तरह, मशीन इसलिए कह रहा है। इनके सारे जो परफॉर्मेंस इकोनॉमिक स्कोर कार्ड थे वहां के सामने रखने बड़े जरूरी थे। पूछ लेना तलाल चोई नहीं, साहब से, 10 माह में तो रख रहे थे आप चोई साहब, रख देते हैं ना। पहले ये तलाल चोई साहब भी बड़ी लंबी तकरीर कर रहे थे जी के लोगों से पूछ लें। तलाल चोई साहब अपनी परफॉर्मेंस ही बता रहे वैसे हैं। आज 35 जफरवाल में मरियम 40 नवाज सालों का में जलसा ये बहुत बड़ा हुआ है। लोग पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है भाई, ये जलसा नहीं होना चाहिए था इतना अच्छा बजट पेश करने के बाद। मेहनत करें ना, जलसे करें, मेहनत करें, लोगों में जाएं, लोगों को सच बताएं। क्या इन्होंने 30,000 अरब के कर्जे नहीं लिए? या तो कहना नहीं लिए भाई आज तो फिर जफरवाल बात है। में जलसा हुआ है ना, वो बहुत लोग जलसा करें, एक सियासी जमात है, सियासी जमातें जलसे करती हैं। ये 30,000 लेकिन इस चीज अरब का वाली खौफ गलत क्यों फिगर है? है। क्यों गलत फिगर है? देखिए, ये आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 24,000 आप जो कह रहे हैं, जो 30,000 GHPL कंपनी गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड हिसाब डार साहब ने बना के साइड पे पार्क किया हुआ था, 3,000 की वो पब्लिक सेक्टर की लाइबिलिटीज हैं जो कभी सामने नहीं थी हैं, जिसमें गर्दिशी कर्जे हैं, जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर के थे। 27,000 ये हो गया, बाकी डालें जो आपका बीच में आया केयर टेकर सेटअप, 30,000 में मिला जी चोई साहब। अगर इनको अब सिर्फ कल रात की एक ही चीज की फिक्र है कि वो जो कि पिछले 71 सालों में इस मुल्क में नहीं हुआ, वो ऑडिट होने जा रहा है। ठीक हो, और सर 10 वो ऑडिट साल में- जरूर करें, लेकिन सर ये महंगाई कैसे कम करनी है, ये उसके लिए बेरोजगारी हमारे कैसे प्रोग्राम कम का आगाज करनी हो है, चुका सर है, वो चोई साहब। चीनी के ऊपर टैक्स, चोई भाई साहब, पानी के ऊपर टैक्स, देखिए, मशरूबात पे टैक्स, पानी की हर चीज पे टैक्स। चोई साहब, सर वो कामयाब कैसे- जवान जो ये हमारा काम किसने प्रोग्राम करना है, देखें जो हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है, गेम चेंजर है। इस मुल्क के नौजवान इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान को ये याद है कि 100 अरब डॉलर का 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ नैब की केसेस खोलने पे। अल्लाह माफी दे, मैं नवाज शरीफ जरदारी वाले काम ही नहीं करूंगा, मुझे क्यों पकड़ना है उन्होंने। ईमानदार आदमी है, आज भी ना कोई तनख्वाह ले रहा हूं, ना गाड़ी है, ना घर है, टैक्स पेयर का पैसा कसम खाई है कि अपने जिस्म में नहीं उतारना चाहिए साहब, हराम समझेंगे। बहुत अच्छी पाकिस्तान के बात। टैक्स के पैसे की इंशाल्लाह ताला हिफाजत कर रहे हैं। तो साहब आप तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा देंगे या इनको भगा देंगे या ये लंदन चले जाएंगे, जबकि उसके मुकाबले में इमरान खान साहब का कहना है कि मेरी जान भी चली जाए वो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, पहली बात यह है कि हम तो जान के उनके वैरी नहीं है। सवाल यह है कि वो ये भी बताएं कि जान का खतरा उनको किससे है। खतरा है कोई उनसे? अब वो कह रहे हैं ना कि मेरी जान भी चली जाए, जा सकती है। नहीं वो उनका मतलब ये है कि मैं डटा रहूंगा। नहीं, मतलब ये खतरे नहीं का होता। मतलब ये नहीं है कि कोई अटैक कर मतलब ये होता है कि उनको कोई डर लग रहा है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमने हमारे लिए तो ये जेलें नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सखर जेल में रही, ज़ियाउल हक की जेल में रही, जरदारी साहब रहे, हम रह लेंगे, इनसे नहीं रहा जाएगा। नहीं वो क्यों रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? इन्होंने क्या किया है? ये वही किया है, वही किया है ना। वो पूछ रहे हैं क्या किया है? बात सुन रहे ना, 17 इंक्वायरीज हैं केपीके की। 5 साल गवर्नमेंट रही, हमारी 10 साल थी, 10 इंक्वायरियां होंगी, इनकी 5 साल रही है, 17 इंक्वायरीज खुल गई। और यहाँ पे तो एक के बाद दूसरा तमाशा है। यहाँ पे तो जो सबसे बड़ी वजह इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड शावर की मेट्रो बनेगी तो एहतसाब होगा ना। नहीं, मेट्रो के उसका हिसाब 8 अरब में शुरू बननी थी, 108 पे चली गई, अभी बन नहीं रही। सुनामी ट्री में रोज कहीं स्वाबी आग लग रही है, कभी किधर कभी किधर। खैबर बैंक है, एजुकेशन में जो 21,000 फेक स्टूडेंट्स निकल आए हैं, वो पैसे किसकी जेब में गए हैं? हेल्थ के वो जो बरकी साहब इन्होंने इमरान खान के कजन बैठाए हैं। लेकिन इमरान खान बात हर सुन आदमी को पकड़े, जो भी करप्ट है बात सुन लेना। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी बारी है, इनके 5 मिनिस्टर्स हैं जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज इनिशिएट हो गई हैं। ये सारे कौन है? और इनके ये नहीं इंक्वायरीज लग नहीं, आपको नहीं, आप तो उनको रोक रहे हैं। हम कहां रोक रहे हैं? आप तो नैब को रोक रहे हैं कि खबरदार है कि किसी ने इनको हाथ लगाया तो। किस सतह पे? मैं कह रहा हूँ इसका मैं फिर आप नहीं राब्ते के नहीं, आप नहीं गए, आप खुद चले गए। मैं तो पिटिशनर हूँ। नहीं, आपने जाकर सारी फाइलें, मैं तो फाइलें देने वालों में से हूँ। मैंने क्या देखना था? मैं तो खुद लेके गया हूँ फॉरेन मिनिस्टर के। आप बचें, ये इंक्वायरी कहीं आगे ना चले। एक बात है, ये उससे पीछे क्यों नहीं? ये कोई क्या है? मुशर्रफ से इतना ही डर है? पर जलते हैं इनके। वहां पे भी तो कर्जे आए थे और 8 अरब डॉलर के कर्जे रीशेड्यूल हुए थे, जो उसने देने थे नहीं दिए, वो हमने दिए आकर। जिनको ये कह रहे हैं कि ये इतने 1000 अरब, हमने तो इकोनॉमी को 19 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट्स उठाई थी, 25 पे ले गए थे।
पॉवर्टी ये कह रहे हैं, जरा अपना इकोनॉमिक सर्वे कल मैं ले आता हूं, ठीक हो तो देख ले सर। मुझे ब्रेक Poverty लेने उस वक्त 44% थी, जब हम गए 5 साल बाद 24%। अच्छा, ब्रेक लेने देने के डॉक्टर साहब, इशू ये है कि अब जो आपके इत्तेहादी है उन्होंने एक इत्तेहाद बना ली, उन्होंने भी एक इत्तेहाद बना ली, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जो शुजात साहब टाइम में बना है, और उसमें चारों इत्तेहादी पार्टी शामिल है। अब आपने अगर बजट पास करवाना है तो आपको वजारतें देनी पड़ेंगी, ब्लैकमेल तो आप यहां पे होंगे मुझे लगता है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, एक प्रेशर ग्रुप बना है आपके इत्तेहादियों का, और अगर आपने बजट पास करवाना है तो आपको अपने इत्तेहादियों को राजी करना पड़ेगा। कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को 2 वजारतें आपको और देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो बजट पास नहीं होगा। ब्लैकमेल तो अब होंगे आप। जो साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लें, हर हुकूमत में तकरीबन जो भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई जाती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जो भी जायज़ मुतालबात हैं सुने जाते हैं। आप ब्लैकमेल होने के लिए तैयार हैं? ब्लैकमेल नहीं आप कह सकते, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए तैयार। ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए तैयार, और जो भी उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर कर दिए जाएंगे। और मैं फिर इंकशाफ करता हूं, आप काफ लीग को 2 नई वजारतें देंगे। चलें, वजारतें देते हैं या नहीं देते वो तो एक अलग बात है, लेकिन देखें बात ये है कि असल बात है कि बजट पास कैसे होना है। ये जोर लगा रहे हैं बजट पास नहीं होने देंगे, अवाम दुश्मन, और मैं कह के आपके प्रोग्राम में जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये बजट पास होगा। इनकी पूरी कोशिश है ये बजट पास ना हो, और उसकी बुनियादी वजह क्या है? चौधरी साहब से पूछ लेना क्यों बजट पास नहीं होने देना चाहते। देखिए बार बार बजट पे बात हो रही है। आज जो भी हालात हैं, जिस पैमाने की मुआशी दहशतगर्दी हुई है पिछले 10 सालों में, वही हम भुगत रहे हैं। मैं समझ दो एक बैलेंस माजी को ठीक कर लें सर, या आप हाल को फैसला कर लें। आप क्या ये हाल को फ्यूचर छोड़ के माजी को ठीक करते रहेंगे सर, ये नहीं ठीक होगा। का कॉस्ट का कट लगाया है फेडरल में 50 अरब रुपए का, इस बजट में कोई बात नहीं कर रहा है। आपकी अजीम पाक फौज ने मैं इस्लामी कीदत पेश करता हूं, पहली दफा उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया, बल्कि डिक्रीज किया। अगर आप फ्लक्चुएशन को और ये जो डिवैल्यूएशन है और इन्फ्लेशन को सामने रखें तो पाक फौज का बजट नीचे ही आया है। 10% वुज़रा ने सैलरियां कम कर दी हैं, चोरी साहब बात नहीं करेंगे। 10% जो है आपकी मिनिमम वेज बढ़ा दी गई है, उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छे एकदम मकसद प्रोग्राम आप मेरी भी गुजारिश सुन लें। देखो ना प्रॉब्लम किधर है, इनका मसला ये है कि सारी चीजें ये 1100 अरब तो यहाँ पे 1500 अरब रुपए के टैक्सेस आ गए। अब मसला ये है कि सारी इकोनॉमी स्लो डाउन है, और जो एक्सपेक्टेशंस है वो मजीद उसको स्लो डाउन की जो है सारा एक्टिविटी नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं, टैक्स कहां से आएगा? टैक्स कहां से आएगा? ये 500 अरब रुपए का जो टैक्स इन्होंने कलेक्ट कम किए हैं, हमने पहले साल ज्यादा किए थे, इन्होंने कम किए हैं। ये पिछली हुकूमतों का गुनाह है। आपसे इकोनॉमी नहीं चल पा रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, आपने रुपया इतना डिवैल्यू कर दिया है, ये पिछली हुकूमतों का गुनाह है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया, एक्सपोर्ट्स तबाह कर दिए, हर चीज तबाह कर दी, ये पिछली हुकूमतों का गुनाह है। हम 19 अरब डॉलर से एक मिनट, 5 साल बजट कैसे नहीं पास होगा? मैं बताता हूं आपको, ये अवाम दुश्मन बजट है। बिलावल साहब ने तो उस दिन कहा है कि अगर अवाम दोस्त बजट ले आए मैं सपोर्ट भी करूंगा, मैं थंबिंग भी करूंगा। मैंगल साहब अगर इनका साथ देंगे तो हो जाएगा बजट पास। मैंगल साहब नहीं दे रहे, मैंगल साहब नहीं देंगे तो फिर नहीं होगा। मैंगल साहब नहीं दे रहे, और जो बाकी इनके अंदर इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की बहस है, आप रैंक एंड फाइल में जाकर देखें, हमारे साथ भी तो लोग मिलते हैं ना, वो बड़े बेचैन है। इनकी पीटीआई के अंदर सबसे ज्यादा है कि ये गवर्नमेंट बजट पास नहीं करवा सके। मुझे तो यही लग रहा है, अगर लोगों का प्रेशर आ गया, लोगों ने जिस तरह से रिजेक्ट कर दिया और ये प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर ये बजट शो ऑफ हैंड्स पे पास हुआ तो आप देखिएगा कि अपोजिशन के कौन कौन से एमएनएज हाथ नहीं उठाएंगे। खड़ा होना पड़ा तो कौन कौन खड़ा नहीं होगा, ये अपने बंदे गिनने हैं। तलाल साहब ये फरमाइएगा सर, ये बजट पास करवा लेगी गवर्नमेंट? ये कह रहे हैं चौधरी साहब नून लीग को तोड़ रहे हैं। हाँ, नून लीग को तोड़ रहे हैं। मैं उस पर चौधरी साहब ये कॉम्प्रोमाइज करने के, लेटने के बादशाह हैं। जो पंजाब के डाकू थे वो इत्तेहादी हैं, जो कातल थी एमक्यूएम, जो मुल्क दुश्मन थी वो आज वजीर हैं, जो चपड़ासी थे वो आज सबसे प्यारा वजीर है। और ये गैरतमंद नहीं है, ये जरूरतमंद है। ये नच नच के मनाओगे, मेरा मतलब अपने यार, ये सारी है को मनाएंगे। ये इक्तदार में रहने के लिए हर हीला बहाना। आप क्या बात करते और कहते जी पास करवा लूंगा।
मेरा मतलब है डार साहब का वोट इनको नहीं पता, इनका वोट नहीं है, फरदौस आशिक का वोट नहीं है, वो हफीज शेख का वोट नहीं है, बाबर अता का वोट नहीं है। और मेरे भाई वोट इलेक्टेड लोगों ने डाले। आप तो वैसे है भी इलेक्टेड, कोई नहीं सिलेक्टेड ही है सारे, चले फिर भी जो असेंबली के अंदर है। और बात यह अगर इस तरह का बजट पास हो भी गया तो पाकिस्तान के लोग जो हैं गली और मोहल्लों में, मैं चौई साहब आपको कहता हूं, एक डार साहब के हल्के में प्रोग्राम रखें, एक चौई मंजूर साहब के हल्के में रखें, एक मेरे हल्के में रखें। और मैं एक और मशवरा भी देता हूं, डार साहब हेलमेट पहन के किसी भी जगह जाए अवामी जगह पर। और लोग बड़े गर्म है, असेंबली का पास किया हुआ मेरी जान, मैं तो पिछले वीकेंड पे भी अपने हल्के के गली मोहल्लों में था। हमने कोई डाके नहीं डाले हैं, हमने कोई चोरा चकारी नहीं की जो हमें आवाम के अंदर रहते हैं। डॉक्टर साहब आवाम के अंदर रहते हैं। तलाल साहब मैं इसको जानता हूँ वैसे। और यार आप अपनी फिक्र करो ना, काउंसलर का इलेक्शन अब आप लड़ नहीं सकते माजरत से। मुझे पता है आपको इस बात की तकलीफ है, हम तो फिर भी लड़ लेंगे। कल खाया सोचा तो मैदान लगा ले, मैं तो तैयार हूँ। आप मैदान नहीं लगा सकते ना, मैदान से बाहर हैं, इस बात की तकलीफ है, इसलिए हम पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। नहीं तो गुस्सा क्या भाई, गुस्सा तो आप कर रहे हो यार, गुस्सा क्यों कर गए? मैंने तो कहा भाई अगर नहीं खेल सकते तो हमारा क्या कसूर है? मेरी बात तलाल साहब, एक खबर ये है कि मुनीस सलाई साहब को ये वजारत दे रहे हैं सर गवर्नमेंट, और अच्छी बात है सर, देनी चाहिए क्योंकि उनका हक बनता है। वनस्लाई से तलाल ने भी बड़े फायदे लिए हुए हैं, बड़ी धमाल डालते थे जब काफी में थे। परवेज लाई के आगे कम धमाले नहीं डाली तलाल चौधरी ने, पूरी कौम जानती है। जो भी ये मांगेंगे ये देंगे, ये वो कुछ देंगे जो आपको यकीन ही नहीं है, ये हर चीज देंगे, ये कमाल करते हैं। ठीक हो गया सर, ये जरूरतमंद है, ये ठीक हो गया सर, वो खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।